जनशक्ति डिजिटल में आप सबों का स्वागत है। बिहार में अभी एसआईआर का मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है। इसी मसले पर दिल्ली में विपक्षी सांसदों का चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च था, जिसे बीच में ही रोक दिया गया। शायद कल चुनाव आयोग ने कुछ सांसदों को मिलने के लिए भी बुलाया है और अभी जो नया ड्राफ्ट रोल जारी हुआ है उसमें लगभग 65 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। अब ये 65 लाख लोग कौन हैं पता नहीं चल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी चुनाव आयोग ने उन 65 लाख लोगों के नाम जारी करने से मना कर दिया है। उन 65 लाख लोगों में चुनाव आयोग का कहना है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं और कुछ लोगों का पता नहीं चल रहा है। लेकिन इस बीच बहुत सारी ग्राउंड्स रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियों की ओर इशारा हो रहा है, बहुत सारी गड़बड़ियों का पता चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम कट गए हैं, वो परेशान हैं कि हमारा नाम कैसे उस वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। आज हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं जिन पर एसआईआर के मुद्दे पर बात करेंगे और उनके साथ भी कुछ वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है उस मसले पर भी बात करेंगे। हमारे बीच कुमार सर्वेश हैं जो पेशे से शिक्षक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ रोशन प्रकाश जी हैं जो शिक्षक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन जी आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। हम सर्वेश जी से ही जानना चाहेंगे कि जो एसआईआर का मसला चल रहा है, सब लोगों का कहना है कि ड्राफ्ट रोल बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, एसआईआर एक ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से इसकी प्रक्रिया अपनाई गई, जिस हड़बड़ी में किया गया और इसकी टाइमिंग को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसकी टाइमिंग बिल्कुल ठीक है और प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है क्या? जयप्रकाश जी, मुझे लगता है कि एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं है। एसआईआर होनी चाहिए। समस्या जहाँ है टाइमिंग के स्तर पर, क्योंकि अक्सर ये तर्क दिया जाता कि 2003 में जब एनडीए की सरकार थी उस समय भी एसआईआर हुआ था, उस समय ये बवाल नहीं बचा था। आज क्यों बवाल मच रहा है? तो अगर आप गौर करेंगे तो 2003 में जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई वो चुनाव में करीब करीब 13 से 14 महीने से ज़्यादा समय थे, तब वो प्रक्रिया शुरू हुई। आज बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, अगर आप गौर करें तो चुनाव के करीब करीब 3 महीने पहले एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहला फ़र्क यह है। दूसरा फ़र्क है कि अगर 2003 में आप जाएं तो उस समय की बहुत सारी चीज़ें ध्यान में नहीं हैं और उस समय सही मायने में कहें तो उतना आइडिया नहीं था। लेकिन अभी की एसआईआर की प्रक्रिया का एक बड़ा लिमिटेशन जो है केवल टाइमिंग नहीं है, लिमिटेशन यह भी है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू पहले की गई है और होमवर्क बाद में शुरू किया गया है। परसों जब कुछ बीएलओ से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बतलाया कि सर जिस दिन से ये प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लेकर कम से कम मोर देन 50 इंस्ट्रक्शन हमें आ चुके हैं, मॉडिफिकेशंस आ चुके हैं। तो जब उन्होंने यह बतलाया तो कमोबीश मुझे नोटबंदी का ख्याल आया। नोटबंदी का निर्णय पहले लिया गया और कैसे नोटबंदी को व्यावहारिक धरातल पर उतारेंगे इसके बारे में सोचने की प्रक्रिया बाद में शुरू की गई। और जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, शायद 24 जुलाई के आसपास एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, एक दिन 2 दिन आगे पीछे। और मुझे लगता है ग्रास रूट लेवल पर देखें 27-28 जुलाई तक कुछ भी नहीं हुआ था, किसी को कुछ आइडिया नहीं। ये तो अचानक से ही निर्णय लिया गया। हाँ। तीसरी चीज़, एक और चीज़ आपको गौर करनी होगी। अगर आप गौर करें तो अभी अभी पूरे जून महीने में रिवीजन, वोटर रोल के रिवीजन की प्रक्रिया चली है। वहाँ अलग रिवीजन, डिलीशन और एडिशन हुआ है, उसको फाइनलाइज किया गया है। तो जब जून में ये प्रक्रिया हुई उसके इमीडिएट बाद एसआईआर शुरू करने का औचित्य मुझे समझ में नहीं आता। और जो चौथी महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह कि एसआईआर की इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर वोटर रोल के रिवीजन को सिटीजनशिप से कहीं न कहीं कनेक्ट करने का प्रयास किया गया है। 2003 के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, ना तो ऐसी कोई कोशिश थी और ना इस तरह के कोई अनिवार्यता थी। मैं अपनी बात बतलाता हूँ। जिस 11 डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज किया गया है, जेन्युइनली
केवल और केवल एक डॉक्यूमेंट मेरे पास होगा जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और वो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट। दूसरा कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो सवाल यहाँ पर उभर कर आता कि जब वो डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है तो बिहार का अभी भी मोर देन 1/4 आबादी निरक्षर है, उसके पास वो डॉक्यूमेंट कहाँ से आएगा? तो कई बार जब आप कोई प्रक्रिया इनिशिएटिव लेते हैं तो ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हैं। और मैं आपको बतला दूं, पिछले 48 घंटे के दौरान जो मेरे पास रिपोर्ट आए हैं उसमें अब देख रहा हूं कि सेकेंड राउंड में जब डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है तो लोग डॉक्यूमेंट देने से इनकार कर रहे हैं। आवासीय की बात हो रही है, लोग सीधे बोल रहे हैं कि आवासीय में 100, 150, 200 रुपये मांगे जा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं बनवा सकते, अगर आपको चाहिए तो आप पैसा दीजिए, हम बनवा देते हैं। लोग फोटो देने के लिए तैयार नहीं हैं, और आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। आप इसको ओवरलुक नहीं कर सकते कि बिहार में अगर आप देखें तो 65% किसान जो हैं, काश्तकार जो हैं, वो लैंडलेस हैं। आपको बिहार में बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन को ध्यान में रखना होगा, और बीपीएल और एपीएल अगर दोनों को कनेक्ट कर दें तो जो पॉवर्टी लाइन के आसपास हैं ऐसी आबादी मोर देन 50% आपको दिखाई पड़ेगी। उसके लिए 100 रुपये, उसके लिए 50 रुपये, उसके लिए 20 रुपये मायने रखते हैं। इसके पहले भी प्रक्रिया चली, चुनाव आयोग ने एक बूथ निर्धारित किया, वहाँ पर सारी कैमरे की व्यवस्था थी, सारी व्यवस्था होती थी, वहाँ पर लोग जाते थे, वहाँ पर उनका फोटो खींचा जाता था या अन्य जो भी औपचारिकताएं थी वहाँ पर पूरी की जाती थी। लेकिन आज वो बर्डन जो है वो कहीं ना कहीं वोटर पर शिफ्ट कर दिया गया, और जो सबसे ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है कि अब बर्डन ऑफ प्रूफ आप हटा रहे हैं वोटर लिस्ट से हमारा नाम, लेकिन अब आप हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ हम पर है, हम पर डाला जा रहा है, और हम ये साबित करें कि हम यहाँ के सिटीजन हैं, हम यहाँ के वोटर होने के योग्य हैं। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया आ रही है, ये प्रक्रिया अत्यंत, मुझे लगता है अत्यंत खतरनाक है। ये तो बात चली गई घूम फिर कर आप जो कह रहे हैं कि नागरिकता साबित करने की, निश्चित तौर पर, जबकि अब तक ये होता था कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि जो भी नागरिक 18 साल का हो गया उसका नाम वोटर रोल में शामिल कर लिया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का ये अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता जांच करे। जयप्रकाश जी, अगर हम आधार को आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के रूप में नहीं लेते, अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला मैं देना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले डेट पर कहा कि चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए, 3 डॉक्यूमेंट को वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आप कवर करते हैं ना तो लगभग पॉपुलेशन को आप कवर कर लेंगे। जबकि ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, एपी वोटर आईडी कार्ड, आधार, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जो एफिडेविट डाला उसमें राशन कार्ड को लेकर के चुनाव आयोग के जो ऑब्जेक्शन थे उसको वैलिड माना सुप्रीम कोर्ट ने, और यह इंस्ट्रक्ट किया, पहले सजेस्ट किया था कि कंसीडर करें, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया कि आप आधार और वोटर आईडी कार्ड को वैलिड प्रूफ के रूप में आप एक्सेप्ट करें। और कल तक की खबर बतला रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसमें ना तो आधार को एक्सेप्ट किया जा रहा है, ना वोटर आईडी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन का तर्क है कि आधार जो है वो सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। तो मेरा एक मतदाता के रूप में, एक सिटीजन के रूप में मेरा चुनाव आयोग से प्रश्न है, और यह प्रश्न मेरा सरकार से है कि आखिर हम अपने किस डॉक्यूमेंट को अपने सिटीजनशिप का प्रूफ माने, और क्या वो डॉक्यूमेंट, भारत की आबादी अगर 145 करोड़ है तो क्या 145 करोड़ लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, ये बतलाया जाए हमें। ऐसा तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपकी नागरिकता का प्रमाण है, अभी तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। यही प्रश्न तो मेरा है। ये तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का आधार पर जो अप्रोच है बेसलेस है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यह रहा, कभी सुप्रीम कोर्ट ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से एसेंशियली लिंक करने की बात कही, ठीक है, जिस पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया कि हम किसी को कंपेल नहीं कर रहे हैं। यहां पर ध्यान रखें,
आप कंपेल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपनी स्वेच्छा से अपने आइडेंटिफिकेशन के प्रूफ के रूप में आधार हम जमा कर रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट करना है। अगर एक्सेप्ट आप नहीं कर रहे तो आपका पिछला कदम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और फिर आधार की इस कवायद का मतलब क्या है? क्योंकि मुझे लगता है आधार और वोटर आई कार्ड ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो वाइडली आपको अवेलेबल हैं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, मोर देन, या आप कह सकते अप्रॉक्स 99% का कवरेज है। और ठीक कह रहे हैं आप। और बाकी जितने सारे दस्तावेज हैं सब आधार के आधार पर या आधार की वजह से बनते हैं, आधार मांगे जाते हैं सब जगह। और आजकल तो कहे कि छींकने के लिए भी आधार मांग रहे हैं, तो फिर ऐसे में आधार ना मानना ये बड़ा सवाल है। रोशन जी, आप क्या हम माने कि आप उन 65 लाख लोगों में से हैं जिनके नाम वोटर रोल से कट गए हैं? जयप्रकाश जी, मैं सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए, मैं उन 65 लाख लोगों में हूं जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। और इसके साथ मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब से मैं वोटर बना हूं, मैं रेगुलर प्रत्येक चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करता रहा हूं। और बीएलओ ने इसी कारण से मुझे फ़ोन करके बुलाया दोबारा डॉक्यूमेंट देने के लिए, तब ये मामला प्रकाश में आया। तो जब मैं वहाँ गया तो बोला कि भाई आप तो मेरे घर पर आकर के डॉक्यूमेंट ले गए थे, बजाबता सारा डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करके मैंने सौंप दिया था, तब मेरा नाम कैसे कट गया? फिर उन्होंने हमारा जो बूथ था वहाँ पर 3 बूथ थे, तो तीनों पे मेरे नाम का सर्च किया गया, तीनों में कहीं पर भी मेरा नाम नहीं था। उसके ऊपर के भी अधिकारी थे, उन्होंने भी सर्च किया, वहाँ पर भी नाम नहीं पता चला। तो बीएलओ का जो ग्राउंड था वो कहा कि भाई हमने तो 942 लोगों का नाम दिया था और हमारे पास जो लिस्ट आया है उसमें भी 942 लोग शामिल हैं, इसमें से बहुत सारे नाम कट गए हैं और बहुत सारे नाम ऐड हो गए हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता है, जिनको मैं पर्सनली अब नहीं जानता हूं। चूँकि आप मेरे स्टार वोटर थे, आप लगातार मेरे यहाँ आते थे, इसलिए मुझे लगा कि आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है और इसलिए उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, तब मुझे ये पता चला। तो आपके बूथ पर 942 वोटर हैं, उन 942 में से आप भी होंगे? हाँ, लेकिन अब आप नहीं हैं। अब हम नहीं हैं। तो बीएलओ ने क्या कहा कि मतलब नहीं, तो फिर जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह प्रक्रिया जो है वो और गलत प्रक्रिया है, क्योंकि मुझे कहा गया फॉर्म 6 आप भर दीजिए और फॉर्म 6 भरने के बाद आपका नाम ऐड हो जाएगा। और फॉर्म 6 याद रखिए कि वो जब कभी होता है तो फर्स्ट टाइम वोटर के लिए फॉर्म 6 की ज़रूरत होती है। तो चुनाव आयोग के पास इसका कोई व्यवस्था ही नहीं है कि जिनका नाम कटा है उनका दावा आपत्ति कैसे किया जाए और कैसे उनका नाम ऐड किया जाए, इसकी उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। वो जहाँ भी है वो गलत खबर दे रहे हैं, क्योंकि फॉर्म 6 तो भरा जाता है फर्स्ट टाइम वोटर के लिए, और वो हम लोग भर चुके हैं। हमारा जब वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, इसका मतलब फॉर्म 6 की अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी आप लोग जब बातचीत कर रहे थे, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि नागरिकता और आधार और वोटर आईडी कार्ड, अब मान लीजिए कि भारत के जो नागरिक हैं तो जन्म से ही नागरिक बन जाते हैं। वोटर आईडी कार्ड तो 18 साल पर बनेगा, तो क्या 18 साल तक वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे? उसका क्या उनके पास तर्क है? उसके लिए भी तो कोई डॉक्यूमेंट है क्या उनके पास जो बतलाएंगे? वोटर आईडी कार्ड तो 18 साल के बाद मिलने वाला है। 18 साल से पहले वो कौन रहेंगे? पाकिस्तान के नागरिक हो जाएंगे या अमेरिका के नागरिक हो जाएंगे? भारत के ही नागरिक रहेंगे ना। उसका क्या डॉक्यूमेंट है? उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है? उसके लिए चुनाव आयोग क्या बोल रही है? ये महत्वपूर्ण बात है जिस पर पूछा जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि वोट देने का अधिकार तो 18 साल के बाद मिलता है, लेकिन उससे जो बाकी उससे कम उम्र के लोग हैं वो भी तो भारत के नहीं नागरिक हैं। तो आपने जब कंप्लेन किया या बीएलओ से बात की या ऊपर गए तो उनका क्या जवाब था कि सिर्फ नए सिरे से आप फॉर्म भर के दे दीजिए? उनका जवाब था कि आप नए सिरे से फॉर्म 6 भर के अप्लाई कर दीजिए। मैंने तत्काल उसी समय सारा डॉक्यूमेंट लेकर के फिर फॉर्म 6 भर के अप्लाई कर दिया। उन लोगों ने मुझे एश्योर किया है कि चुनाव से पहले आपका वोटर आईडी कार्ड आप तक पहुंच जाएगा। हमने अच्छा ठीक है। आपको ये भी पता चला कि उस बूथ पर आपके अलावा और भी लोगों के नाम कटे, तो उनका क्या हुआ? उन लोगों के बारे में अभी पर्सनल मुझे जानकारी नहीं मिली। मैं कोशिश में हूँ कि उन लोग, जैसे देखिए मैं पटना शहर में मेरा बूथ पड़ता है, अगर मैं किसी ग्रामीण क्षेत्र में होता तो ग्रामीण क्षेत्र में सब एक दूसरे को जानते रहते हैं, तो पता चल जाता है किनका नाम है किनका नहीं, तो लिस्ट अगर मेरे पास रहता तो पता चल जाता। लेकिन शहर में क्या है कि हम एक दूसरे को नहीं जान पाते हैं, 2-4 लोगों को ही जान पाते हैं, तो उन लोगों का नाम देख पाए नहीं, तो बाकी के बारे में तो कोई जानकारी नहीं, इससे पता नहीं चलेगा। लेकिन ये बड़े पैमाने पर हुआ है और जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनको जागरूक होना चाहिए, उनको अपना
अपना एपिक नंबर से चेक करना चाहिए कि आपके साथ भी कहीं ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। आपने एक और इंटरेस्टिंग बात कही कि 942 लोगों का वोट है उस बूथ पर, और फिर से नए रोल में 942 आ गए हैं, और आप जैसे कई लोगों के नाम कट गए, तो वो नाम किनका ऐड हो गया जो नंबर वहीं का वही रहेगा? इसके बारे में बीएलओ ने वही बात बतलाया कि भाई उनको मैं पर्सनली नहीं जान रहा हूँ जिनका नाम ऐड हुआ है। अब वो किस प्रकार ऐड हुआ है, ये जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग के पास जाती है कि वो बतलाए कि नाम आपने क्यों काटा और नाम आपने कैसे ऐड किया। क्योंकि नाम आप हटा सकते हैं, तो हटाने का आर्टिकल 326 जो है वो 5 ही ग्राउंड देता है कि गैर निवासी है तो उसका नाम हट सकता है, अनसाउंड माइंड है तो उसका नाम हट सकता है, किसी अपराध में अपराधी हुआ है तो उसका नाम हट सकता है। यही ना ग्राउंड है। इसके अलावा आप किस आधार पर नाम हटाइएगा? अगर आप नाम हटाए तो आप उसको बतलाइए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा संवैधानिक अधिकार है वोट देना, और हमें यह भी जानना हमारा संवैधानिक अधिकार है कि आप हमारा नाम क्यों हटाए हैं। मतलब ये पूरी प्रक्रिया आपकी निगाह में क्या, ये बिल्कुल पारदर्शी है, ठीक है, ये अभी वक्त था एसआईआर का? देखिए, ये जो वक्त है, समझिए कि 1 महीना में बिहार जैसे प्रांत में अगर एसआईआर कराया जा रहा है तो ये आपाधापी के माहौल में होगा। आपाधापी के माहौल का मतलब है कि आपके पास न तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, न आपके पास उतने वेल ट्रेंड पर्सन है जो इस काम को कर सके, और न आपके पास वेल ट्रेंड कंप्यूटर या हर तरह की तकनीकी व्यवस्था है जहां पर आप इस काम को कर लीजिएगा। तो आप आनन फानन में जैसे होगा वैसे करके अपनी पीठ थपथपाने का काम कर सकते हैं। इससे इतर इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। बिहार में अभी बाढ़ का भी बारिश का मौसम है, कई इलाकों में बहुत बाढ़ है, खासकर कोसी के इलाके में, और लोग परेशान हैं। कोसी क्या, पटना के आसपास के इलाके में भी मैंने देखा है कि गाँव में पानी घुस चुका है, और ऐसे में बहुत सारे वैसे भी लोग हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है, उसके बावजूद उनके नाम कट गए हैं और फिर से डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो वो लोग परेशान हैं। जयप्रकाश जी, कुछ और समस्याएं हैं एसआईआर की जो प्रक्रिया अपनाई गई है। जैसे समस्या ये आ रही है कि जो बीएलओज हैं उनमें भी कन्फ्यूजन, वो भी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में हैं। जब वो अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो अधिकारी उनके कन्फ्यूजन को दूर करने की स्थिति में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि अधिकारियों पर जो डीएम हैं, जो जिला निर्वाची पदाधिकारी होते हैं, उन पर दबाव है हर स्थिति में आपको इस प्रक्रिया को डेडलाइन में पूरा करना है। अब वह प्रक्रिया उस डेडलाइन में कैसे पूरी हो, बीएलओ तक पहुंच के पूरी हो या बीएलओ के पहुंचे बिना पूरी हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, बड़ा चर्चित मसला है तेजस्वी जी के डबल एपिक नंबर का, विजय सिन्हा जी के डबल एपिक नंबर का। चुनाव आयोग ने कहा कि एपिक नंबर चेंज नहीं करता है। ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि साक्षात आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैंने जब अपने एपिक नंबर को रोशन सर वाले मसले के आने के बाद, इन्होंने ही जब मेरे एपिक नंबर को चेंज किया तो पता चला वो एपिक नंबर किसी और को अलॉट हो गया। जब उन्होंने चेक किया वेबसाइट तो इन्होंने कहा कि सर आपका नाम नहीं है। हमने बोला मैं कन्फर्म हूँ, मेरा नाम है। चूँकि ड्राफ्ट एसआईआर मेरे पास मौजूद था, ड्राफ्ट लिस्ट हमने खोल करके दिखाया तो हमने देखा कि मेरा एपिक नंबर चेंज हो गया। अच्छा। इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव आयोग ने जो ये कहा कि एपिक नंबर चेंज नहीं करता है, चुनाव आयोग ने गलत बयानी की। तेजस्वी के मामले पर जो दबाव निर्मित हो रहा था, उस दबाव को उसने रिफ्यूट करने के लिए जो है उसने ये झूठ बोला, क्योंकि मैं साक्षात उदाहरण हूँ, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा 2 से 2.5 मिनट का मैं समय लूँगा। ताज़ा मसला विजय सिन्हा जी का है, बड़ा रोचक मसला है। विजय सिन्हा जी ने कहा कि उनके पास 2 एपिक नंबर है। ये शनिवार को मेरे पास सूचना आई रात में 8:30 के आसपास। मैंने कहा पता नहीं सही न्यूज़ है या गलत एपिक नंबर से चेंज किया। हमने स्क्रीनशॉट ले लिया वोटर लिस्ट से, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है जब इस पर बात शुरू की तो कल उनका बयान आता है कि हमने अप्रैल 2024 में जो है ऑलरेडी फॉर्म 7 अप्लाई कर दिया था अपने पटना वाले एपिक नंबर को ये करने के लिए, हाँ, सबमिट करने के लिए। सवाल यह उठता है
विजय सिन्हा जी ने ये जवाब नहीं दिया कि आपने फॉर्म 7 भरा अप्रैल 2024 में। सवाल यह है कि आप लखीसराय में मतदाता थे, जब आप पटना शिफ्ट कर रहे थे, यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे, तो आपने क्यों नहीं वहाँ के एपिक नंबर को सरेंडर करके यहाँ पर उसी एपिक नंबर के बिहाफ पर पटना के वोटर आप क्यों नहीं बने? फर्जीगिरी तो वहीं से शुरू हुई। होता तो यही है कि चुनाव आयोग भी कह रहा है कि अगर आप कहीं शिफ्ट भी कराते हैं अपना वोट, तो एपिक नंबर नहीं बदलता, वही रहता है, आपका नाम यहाँ से वहाँ चला जाएगा। एक दूसरी चीज कि अब चुनाव आयोग जवाब दे। विजय सिन्हा जी ने क्या किया, खुद को भी फंसाया है और चुनाव आयोग को भी फंसा दिया। अब चुनाव आयोग इस बात का जवाब दे कि अगर विजय सिन्हा जी ने अप्लाई किया तो उनके एप्लीकेशन को फॉर्म 7 को रिजेक्ट क्यों किया गया, क्यों नहीं उसने एक्शन लिया, यह चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। तीसरी बात, विजय सिन्हा जी को इस बात का जवाब देना चाहिए और चुनाव आयोग को भी इस बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू की गई थी वो फेक वोटर्स को आइडेंटिफाई करके उनको बाहर करने के लिए और डुप्लीकेशन जो है उसको चेक करने के लिए। अगर मुकेश, सर्वेश, रोशन है तो ऐसे में डुप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। सवाल यह उठता, विजय सिन्हा जी जैसे लोग जो स्टेट के डिप्टी सीएम हैं, सवाल यह उठता है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान या तो विजय सिन्हा जी ने दोनों जगह अप्लाई किया, साइन किया एसआईआर के फॉर्म पर, तब जाकर के उनका लखीसराय के ड्राफ्ट लिस्ट में भी नाम है और बांकीपुर के भी ड्राफ्ट लिस्ट में नाम है। ठीक है, तो विजय सिन्हा दोषी हैं। और अगर विजय सिन्हा जी ने साइन नहीं किया है तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर क्वेश्चन मार्क लगता है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये गहन मतदाता पुनरीक्षण इसीलिए था कि ड्राफ्ट रोल बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए, किसी का नाम 2 जगह ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी सारी गड़बड़ियाँ जैसी की तैसी ही है। इसका मतलब कि पूरी प्रक्रिया अफरा तफरी और इस सब में, ये तो हम लोगों ने भी देखा, मीडिया रिपोर्ट्स भी है कि कैसे बीएलओ ही ऑफिस में बैठ के सबका नाम। एक बात और है जयप्रकाश जी, ड्राफ्ट लिस्ट कब आया, तेजस्वी का मसला कब उभरा, और 5 अगस्त को फॉर्म 7 साइन करके शो कर रहे हैं, वो 5 अगस्त को उन्होंने साइन करके सबमिट किया या 9 अगस्त को जब विजय सिन्हा के डबल एपिक कार्ड का मसला आया तब बीएलओ से बैकडेट में फॉर्म 7 पर साइन करवाया गया? हु नोज। अभी मान लीजिए आज ही है, बीएलओ मेरे कॉन्फिडेंस में है, दबाव पर है, मैं कहूंगा 2 तारीख में फॉर्म इसमें रिसीविंग लेकर के आप मुझे दे दीजिए, बीएलओ दे देगा मुझे, और वो तो डिप्टी सीएम है। तो ये जो विजय सिन्हा जी के मसले ने, और उसके बाद आप देखेंगे जो मुजफ्फरपुर का मसला आया, दैनिक भास्कर की जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जिसमें ये मसला आया है कि 269 एक मकान में 269 मतदाता हैं, जमुई में 247 मतदाता हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति का नाम हस्बैंड है, कई ऐसे पुरुष हैं जिनके या महिला है जिसके पिता का नाम फादर है, कई ऐसे हैं जहां पर 0-0 है। तो ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, कम से कम मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को जिम्मेवारी लेते हुए अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। और इस मामले में सवाल है चुनाव आयोग के भरोसे का प्रश्न। ये जो इकबाल है चुनाव आयोग का, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया ने, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, और उसके बाद बिहार में एसआईआर पर जो चीज़ें आ रही हैं, एक छोटी सी सूचना मैं और देना चाहूँगा। नए बीएलओ के जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, ठीक है, कहीं आपको रिटन ऑर्डर नहीं मिलेगा, नए बीएलओ के जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, उस नए बीएलओ के अपॉइंटमेंट में मुस्लिम इलाके में स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वहाँ पर मुस्लिम बीएलओ को अपॉइंट ना किया जाए, और अगर कहीं रिकमेंड किया गया है नाम को तो दोबारा ऊपर से अधिकारियों के फोन आए हैं और उस नाम की जगह हिंदू नाम वहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। अब आप एक बात बतलाइए,
कि कोई बीएलओ अगर वहाँ पर है, उस इलाके का है, वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाने की स्थिति में है, वह ज़्यादा उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाने की स्थिति में है। अगर इस प्रकार के डिमार्केशन होंगे तो प्रक्रिया की स्पष्टता, पारदर्शिता को लेकर प्रश्न तो उठेंगे, विश्वसनीयता को लेकर प्रश्न तो उठेंगे। और ये छोटे प्रश्न नहीं है, ये बड़े प्रश्न हैं। और देर सवेर आज क्यों चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है? बिल्कुल, ये एक ज़रूरी चीज़ है कि अभी चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। एक संवैधानिक संस्था है, उसका बिल्कुल साफ सुथरा और न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। क्या डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत हैं क्या? कि डेमोक्रेसी के लिए चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना चुनाव के डेमोक्रेसी की सफलता की हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन चुनाव तो पाकिस्तान में भी होता है, चुनाव तो रूस में भी होता है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी बरकरार है। और भारत जैसे देश में, जहाँ, या बांग्लादेश में भी हो रहा था, बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति हुई है। तो क्या भारत जैसे देश में अगर चुनाव के साथ ज़रूरी क्या है कि चुनाव फेयर चुनाव हो। अब चुनाव में आप देखेंगे कि हर जगह, चाहे वो मीडिया का रोल हो, चुनाव आयोग का रोल हो, हर जगह आपको लगेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है मीडिया के स्तर पर। और चुनाव आयोग का जो बर्ताव है, या जिस तरह की बातें हो रही है और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, तो चुनाव आयोग वहाँ पर आप देखेंगे कि वो बैकफुट पर है। वो हर जगह लग रहा है कि नहीं, ये फेयर नहीं है। और उसको अपनी तरफ से इनिशिएटिव उठाते हुए करना चाहिए, उसको इनिशिएटिव उठाते हुए इन सारे बातों पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। तभी जाकर के चुनाव आयोग जैसी संस्था में लोगों का विश्वास बनेगा और जनतंत्र तभी सफल हो पाएगा। अगर फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो फिर हम कैसे जानेंगे कि हमारे यहाँ जनतंत्र सफल है? बहुत सारे सवाल हैं चुनाव आयोग को लेकर। चुनाव आयोग, कई विपक्ष के नेताओं का, या जो पढ़ने लिखने सोचने समझने वाले लोग हैं, उनका भी मानना है, कई पुराने चुनाव आयोग का भी कहना है कि कोई भी सवाल आए तो चुनाव आयोग कोशिश करे कि उसको हम संज्ञान में ले और उसको हल करने का प्रयास करे। और जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबसे बात करके, चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टियाँ और यहाँ के नागरिक, ये स्टेक होल्डर हैं, जितनी भी संस्था हैं, तो सबको विश्वास में लेकर और उसका एक हम रास्ता निकालने की कोशिश करें। अभी हाल फिलहाल चुनाव आयोग ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, सुप्रीम कोर्ट के कई सलाह को नहीं माना, ये क्या लग रहा है आपको? 2-3 बातें मैं आपके माध्यम से लोगों तक भी अपनी बातें पहुंचाना चाहूँगा और चुनाव आयोग को भी सलाह देना चाहूँगा, एक रेफरेंसेज के साथ। 2008 के बाद बांग्लादेश में भी चुनाव हुए, शेख हसीना ने चुनाव करवाए, लोकतंत्र की मजबूती का दावा किया। और अभी 2-3-4 दिन पहले की खबर है, लोगों ने वहाँ के पूर्व चुनाव आयुक्त को दौरा करके पीटा। ठीक है, तो यह उस राजनीतिक सामाजिक संस्कृति के निर्माण का परिणाम है, जिस राजनीतिक सामाजिक संस्कृति का निर्माण शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश में हुआ, वो हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो मैं जो बात कहना चाहूँगा कि मेरे लिए चुनाव सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़ा कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन मूल ढांचे का हिस्सा है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस और उसकी इम्पार्शियलिटी जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को केवल रूलिंग पार्टी से खतरा नहीं है, अपोजिशन से भी खतरा है। अपोजिशन भी अगर अनावश्यक दबाव निर्मित करता है तो यह भी उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, जनता से भी खतरा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जाए, उसकी विश्वसनीयता को कायम किया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है, नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ने जो ड्राफ्ट SIR उपलब्ध करवाया है, इसके अलावा एडिशनल सप्लीमेंट के रूप में डिलीटेड लिस्ट अलग से उपलब्ध करवाए। नंबर 2, जिन नए वोटर को जोड़ा गया है उन नए वोटर का एक एडिशनल लिस्ट उपलब्ध करवाए, ताकि वह जो अपेक्षा कर रहा है राजनीतिक दलों से और उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से और सिविल सोसाइटी से, अगर उनके पास
डिलीटेड वोटर्स के लिस्ट होते, अगर उनके पास न्यू एडिशन के लिस्ट होते, तो शायद जिस उद्देश्य से SIR की प्रक्रिया चलाई जा रही है उस उद्देश्य का पूरा होना संभव हो पाएगा। और एक और बात कहूँगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, वह यह कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे SIR के मसले पर 65 लाख लोगों के नाम कट गए हैं, जिसके बारे में चुनाव आयोग ने कहा कि या तो वो परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं या वो इस दुनिया में नहीं है, कुछ लोगों का पता नहीं चल रहा है। हमारे साथ ये दोनों अतिथि 2 उदाहरण हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए और वो लगातार वोट डालते रहे हैं और वो इसी शहर में हैं। चुनाव आयोग कहता है कि एपिक नंबर नहीं बदलता, लेकिन हमारे सामने सर्वेश जी उदाहरण के रूप में हैं जिनका एपिक नंबर बदल गया है। पुराना जो एपिक नंबर था वो डालने पे किसी और का नाम वहाँ शो करता है। बहुत सारे सवाल इस SIR को लेकर उत्पन्न हुए हैं। लगातार विपक्षी पार्टियां और इस देश के पूर्व चुनाव आयुक्त और सोचने समझने वाले लोग इसकी टाइमिंग को लेकर, इसकी प्रक्रिया को लेकर और पारदर्शिता को लेकर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में भी ऐसी गड़बड़ियाँ खुलकर सामने आ रही हैं। आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप सबों से आग्रह है कि आप हमारे जनशक्ति डिजिटल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।